तो पार्ट वन में हमने कल्चरल कॉज तक देख लिया था, लेकिन कल्चरल कॉज में एक रह गया था, है ना। हमने देख लिया था राइज ऑफ मिडिल क्लास, कैसे मिडिल क्लास के लोग एजुकेटेड हो जाते हैं और पैसे कमाने शुरू करते हैं, और उनको ये लगता है यार हमारा इकोनॉमिक स्टेटस हमारे सोशल स्टेटस से मैच नहीं हो रहा, हमें ज़्यादा सोशल स्टेटस की ज़रूरत है, और वो नई सोसाइटी के लिए एफर्ट्स करने शुरू करते हैं। तो एक मैंने ये बता दिया था कि ये आइडियाज़ इनको आ रहे थे, लेकिन ये आइडियाज़ आ कहाँ से रहे थे, तो आइडियाज़ आ रहे थे इनको फिलोसफर्स से, ठीक है। फिलोसफर्स, कुछ कुछ फिलोसफर्स थे, जैसे कि जॉन लॉक, रूजे, मोंटेस्क्यू, ये फिलोसफर्स थे। इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, उनमें ये सारे आइडियाज थे जिससे मिडिल क्लास इतना एनलाइटन हो रहा था। तो जॉन लॉक की कौन सी किताब थी, टू ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने इन्होंने क्या बोला था जॉन लॉक ने, इन्होंने कहा था कि ये जो मोनार्क बार बार बोलते हैं ना, ये अपने आप को जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड बताते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई डिवाइन राइट नहीं है, कोई भगवान से मिली हुई इनकी कोई राइट नहीं है, और ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। ये गलत है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है मोनार्क की, और हमें इसे चैलेंज करना चाहिए, ठीक है। ऐसी रूजे, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि सोशल अग्रीमेंट होना चाहिए लोगों के और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। सोशल अग्रीमेंट का क्या मतलब है कि भाई लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, एक अग्रीमेंट करें कि आप हमें रिप्रेजेंट करो और आप हमारी बातों को आगे रखो या हमारे लिए काम करो, ठीक है। ऐसी मोंटेस्क्यू ने एक किताब लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि पावर डिवाइडेड होनी चाहिए, कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा था पावर का डिवीजन होना चाहिए लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में। ये आगे जाके बताएंगे कैसे डिवीजन होने वाला था। इन्होंने कहा था कि सारी अभी जो पावर है वो राजा के पास सेंट्रलाइज्ड है, उसी के पास है, लेकिन ये डिवाइड होनी चाहिए इन तीन बॉडीज के बीच में, ठीक है। अब मैंने पार्ट वन में भी आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस आपको लिख के देखने चाहिए, एक बार आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखिए कि फॉल ऑफ बेस्टिल के इवेंट क्या था, कॉजेस क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, एस्टेट सिस्टम क्या था, ये जो हमने अभी सोशल कॉज पढ़ा था ना उसमें है पार्ट वन में, या व्हाट वाज द रोल ऑफ फिलोसफर्स एंड थिंकर्स जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है। आपको इसमें बुक्स के नाम भी याद होने चाहिए और थिंकर्स के नाम भी याद होने चाहिए और उन बुक्स में उन्होंने क्या बात कही थी, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आज के जो हम देखने वाले हैं इसमें हम देखेंगे एब्सोल्यूट मोनार्की कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ था कि सीधा मोनार्की जो थी एब्सोल्यूट मोनार्की वो रिपब्लिक बन गई थी। फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में धीरे धीरे ये प्रोसेस हुआ था। एब्सोल्यूट मोनार्की सबसे पहले बनेगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। भाई मोनार्की तो रहेगी लेकिन एब्सोल्यूट नहीं रहेगी। अभी तो सिर्फ राजा का राज चल रहा है ना, इस राजा के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाएगा, एब्सोल्यूट हट जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, इस राजा की पावर्स को लिमिट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कैसे रिपब्लिक बनता है, लेकिन पहले अभी हम ये देखने वाले हैं एब्सोल्यूट मोनार्की कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आपके कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये टॉपिक सेक्शन वन जो दे रखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उसमें सारा कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्सप्लेन कर रखा है। आज हम सेक्शन टू फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेक्शन टू स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। कैसे रेवोल्यूशन आउटब्रेक होता है, कैसे एब्सोल्यूट मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है, ठीक है। एक बात इसमें आप ध्यान रखना, हमने जो अपनी पार्ट वन में कहानी स्टार्ट करी थी वो फॉल ऑफ बेस्टिल फोर्ट से करी थी, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम सारे इवेंट्स को कहानी की तरह देखेंगे और हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं, ठीक है। बेस्टिल फोर्ट से भी पहले की कहानी एक बार देखनी शुरू करते हैं, कॉजेज हमने देख लिए थे, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं चीजों को। अच्छा, आपको याद होगा कि वॉर किंग लड़ रहा था, ब्रिटेन से भी लड़ रहा था और कंट्री से भी लड़ रहा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, फ्रांस के ऊपर कर्जा चढ़ रहा था, फ्रांस डेब्ट ट्रैप में फंस गया था। उससे जो उसके जिन्होंने लोन दिया था, जो क्रेडिटर्स थे, वो 10% के रेट से, इंटरेस्ट रेट से चार्ज कर रहे थे। तो अब भाई जब कंट्री के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली जो टैक्सेस हैं या तो उन टैक्सेस को बढ़ाया जाए, जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस हैं या तो उन टैक्सेस को बढ़ाया जाए या फिर नए टैक्सेस लाए जाए। यही दो काम कर सकते हैं राजा को, तो भाई अब कहीं ना कहीं से तो पैसा लाना पड़ेगा ना, क्रेडिटर्स को भी वापस करना है, इतना सारा डेट होता जा रहा है। तो अब क्या होगा, या तो एग्जिस्टिंग टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे या नए टैक्सेस लाए जाएंगे। तो वैसे तो देखो, फ्रांस का जो राजा था लुई 16, ये एब्सोल्यूट पावर्स थी, लेकिन उसके पास एक पावर नहीं थी। क्या पावर नहीं थी, कि कोई भी नया टैक्स अगर लाना हो ना तो वो अपने आप से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता था।
कोई भी नया टैक्स वो अपने आप से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता था। उसके लिए उसे क्या करना पड़ता था, उसे एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। ठीक है, तो एस्टेट्स जनरल क्या है अगली स्लाइड में देखेंगे। एस्टेट्स जनरल की मीटिंग कब होती है, 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल की मीटिंग होती है। बेस्टिल फोर्ट याद है, बेस्टिल फोर्ट कब गिराया गया था, जुलाई में। ये हम मई की कहानी पे गए हैं, हम फ्लैशबैक में गए हैं, तो देखते हैं मई में एस्टेट जनरल की मीटिंग। पहले एस्टेट जनरल पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। तो एस्टेट जनरल क्या है, एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है जो कि एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है जो कि नए टैक्सेस को पास करता है, उसके प्रपोजल्स को पास करता है। ठीक है, किंग कुड नॉट इम्पोज टैक्सेस अलोन, अभी बताया था ना, किंग अपने आप कोई भी टैक्स नया नहीं ला सकता, उसके लिए उसको स्टेट जनरल को बुलाना पड़ता है, एक मीटिंग बुलानी पड़ती है स्टेट जनरल की। किंग कुड ओनली कॉल मीटिंग। ठीक है, तो स्टेट जनरल, ये आप अपने राइट साइड में जो फोटो देख रहे हैं स्टेट जनरल की फोटो है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था एक बार हम देखेंगे। स्टेट जनरल में, ये हमने लास्ट क्लास में स्टेट जनरल का पढ़ा था ना, तीन तीन स्टेट्स थी, तो ये स्टेट जनरल वर्ड ही वहीं से आया है। तीनों स्टेट्स अपने लोगों को भेज के एक पॉलिटिकल बॉडी बना रही हैं, स्टेट जनरल। ठीक है, तो क्या होता था, फर्स्ट स्टेट जो थी क्लर्की, जो रिलीजियस बॉडी थी, वो कितने लोग भेजती थी, 300 लोग। सेकेंड स्टेट जो थी नोबिलिटी, वो कितने लोग भेजती थी, वो भी 300 लोग भेजती थी। और थर्ड स्टेट जो थी कॉमनर्स, ये कितने लोग भेजते थे, 600 लोग, 600 लोग भेजते थे, अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। लेकिन कॉमनर्स सिर्फ एजुकेटेड और प्रॉस्परस मेंबर्स को ही भेज सकते थे, ऐसा नहीं कोई भी गरीब या अनपढ़ आदमी चला जाए। इसमें कौन लोग जा सकते थे, कौन रिप्रेजेंट कर सकते थे थर्ड स्टेट को, कॉमनर्स को, सिर्फ हाईली वेल्दी पीपल। ठीक है, तो एक बार देखते हैं ये स्टेट जनरल में मीटिंग होती कैसे थी। ठीक है, फर्स्ट स्टेट जो क्लर्की है, उसके 300 लोग कहाँ बैठे हैं, ये बैठे हैं 300 लोग। ठीक है, किंग कहाँ बैठा है, ये बैठा है किंग, ये बैठी है फर्स्ट स्टेट। ठीक है, सेकेंड स्टेट के लोग कहाँ बैठे हैं, ये बैठे हैं, सेकेंड स्टेट के लोग यहाँ बैठे हैं। ये लोग एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठते हैं। ठीक है, इन लोगों को बैठने की प्रिविलेज मिलती थी। लेकिन थर्ड जो कॉमनर्स थे, जो 600 लोग आते थे, ये क्या करते थे, इन बेचारों को खड़ा रहना पड़ता था। ये सारे लोग जो खड़े हुए हैं ना, ये कॉमनर्स खड़े रहते थे। ठीक है, अब मान लो कोई भी वोटिंग होती है अगर, ठीक है, किंग कहता है कि वोटिंग करनी है, तो कैसे होगी वोटिंग, मान लो बोला जाता है कि किंग पूछता है नया टैक्स लेके आना है, टैक्स का कुछ भी नाम रख देता है, ये वाला टैक्स लाना है। तो ऑब्वियसली क्लर्की को टैक्स देना नहीं, नोबिलिटी को टैक्स देना नहीं, टैक्स कौन भरेगा, सिर्फ कॉमनर्स को भरना है। तो जब पूछा जाएगा कि नया टैक्स लाया जाए क्या, तो क्लर्की क्या बोलेगी, यस। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, ये दिख नहीं रहा ना। क्लर्की क्या बोलेगी, यस नया टैक्स लाया जाए। नोबिलिटी क्या बोलेगी, यस नया टैक्स लाया जाए। और कॉमनर्स क्या बोलेंगे, वो हाँ करेंगे क्या, ऑब्वियसली वो हाँ नहीं करेंगे इस चीज के लिए, वो क्या कहेंगे, नया टैक्स नहीं लाना है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इनका वोटिंग पैटर्न कैसा था। ठीक है, तो ये जो टेल था ये क्या था, ये डायरेक्ट टैक्स था। ठीक है, ये एक नोट करना चाहो आप तो कर सकते हो प्लीज। एक बार देख लेते हैं स्टेट्स जनरल में वोटिंग कैसे होती थी। स्टेट्स जनरल में वोटिंग का पैटर्न क्या था, तो जो 300 लोग जो थे क्लर्की के, देखा था ना जो साइड में एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे थे, क्लर्की के और नोबिलिटी के, तो इन 300 रिप्रेजेंटेटिव्स का कितना वोट था, मिलाकर एक वोट था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा 300 लोग अलग अलग वोट करेंगे, जब राजा पूछेगा तो इनको एक जवाब देना है, या तो यस या फिर नो। ऐसे ही इसका भी एक वोट था, या तो यस या फिर नो, ये नहीं कि अलग अलग लोग अलग अलग वोट कर रहे हैं। सिमिलरली इसका भी एक ही वोट था, या तो यस बोलो या नो बोलो। ठीक है, तो आप देख रहे हो तीनों स्टेट्स के कितने वोट हैं, एक वोट एक वोट एक वोट। अब एक बार मुझे कॉमन सेंस लगा के बताओ, राजा ने पूछा कि नया टैक्स लाना है, ठीक है, टैक्स इसको देना नहीं, इसको भी नहीं देना, इसको भी नहीं देना, तो टैक्स भरेगा कौन, यही भरेगा। तो ऑब्वियसली ये क्या कहेगा, टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सॉरी, टैक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तो बोलेगा यस होना चाहिए। इससे पूछेंगे टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नोबिलिटी भी क्या बोलेगी, होना चाहिए। लेकिन जब थर्ड स्टेट से पूछेंगे ये क्या बोलेगी, नो। तो हमेशा क्या होगा, तीसरी स्टेट हमेशा हार जाएगी बाकी दो स्टेट से, तो इसकी तो कभी मानी नहीं जाएगी। कॉमनर्स वैसे ही बेचारे इतने परेशान थे, और स्टेट्स जनरल में तुमने इनको इंक्लूड भी किया और फिर भी इनकी नहीं चल रही। तो क्या होता है, स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है, हम देखते हैं फिर से वापस अपनी स्टोरी पे आते हैं। स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है 5 मई 1789। याद रखना ये फॉल ऑफ बेस्टिल से भी पहले की कहानी पे आ गए हैं हम फ्लैशबैक में चले गए हैं, फॉल ऑफ बेस्टिल आगे फिर से पढ़ेंगे हम एक और बार, फ्लैशबैक की कहानी चल रही है। तो स्टेट्स जनरल की मीटिंग होती है
स्टेट जनरल की मीटिंग में क्या होता है, थर्ड स्टेट डिमांड करती है भाई इस बार आप लोगों की मनमानी बहुत चल चुकी है, अब क्या होगा, अगर तो आप हर एक मेंबर को एक एक वोट देते हो तो हम यहाँ पे रुकेंगे, वरना तो हम जा रहे हैं। उसने क्या कहा, एक एक वोट नहीं, हमें सबको एक आदमी को एक वोट दे दो इस बार। तो 300 वोट हो जाएंगे क्लर्की के, 300 वोट हो जाएंगे नोबिलिटी के, और 600 वोट हो जाएंगे कॉमनर्स के। तो अब पूछा जाएगा कि नया टैक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये तो कहेंगे यस और ये कहेंगे नो। तो कम से कम मुकाबला कुछ टक्कर का तो हुआ। तो इन्होंने कहा इस बार हम इससे नीचे कुछ नहीं मानेंगे, कि हमें हर एक मेंबर को एक वोट मिलना चाहिए। ऑब्वियसली राजा क्या कहेगा, राजा ये थोड़ी कहेगा हाँ ठीक है ले लो सब लोग एक एक वोट ले लो, राजा कहेगा नो। राजा ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, ये डिमांड नहीं मानी जाएगी। तो ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे ये गुस्सा हो गए, और इन लोगों ने क्या किया, मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड आउट, ये लोग बाहर चले गए। इन्होंने कहा हमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना स्टेट जनरल में फिर। ठीक है, तो अब आप देखना एक बार फिर से डेट देखो, 5 मई 1789 को इन्होंने क्या किया, वॉकआउट। इन्होंने कहा भाई हमें तुम्हारी स्टेट जनरल का पार्ट नहीं बनना, तुम हमें दबाते रहते हो, बहुत हो गया। तो इन्होंने डिसाइड किया 5 मई को अब हमें यहाँ पे स्टेट जनरल में नहीं जाएंगे, अपनी कुछ अलग बॉडी बनाएंगे। ठीक है, तो 5 मई से लेकर 20 जून इन्होंने लगभग 1.5 महीने का टाइम लिया, और ये कहाँ पे मिले फिर, टेनिस कोर्ट में मिले। टेनिस कोर्ट कहाँ पे, वर्साइल्स ग्राउंड, ग्राउंड्स ऑफ वर्साइल के टेनिस कोर्ट में मिलते हैं, इसलिए इसको टेनिस कोर्ट मीटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि टेनिस कोर्ट में मिले थे। टेनिस पता है ना, लॉन टेनिस जो खेलते हैं, है ना, उसके कोर्ट में मिलते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट ने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के भेजे थे, 600 लोग जो चुन के भेजे थे, वो लोग अब क्या करते हैं, वो लोग मिलते हैं टेनिस कोर्ट में, और वहां पे वो क्या फैसला लेते हैं एक बार हम देखते हैं। ये मीटिंग दिखा रखी है, ये टेनिस कोर्ट में ये 600 लोग मिल रखे हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने आप को ना नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की बहुत मनमानी हो चुकी है, अब हम आज से हम लोग क्या है, नेशनल असेंबली है फ्रांस की। ठीक है, और उन्होंने कहा जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते हैं फ्रांस का, हम यहीं पे रहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा और उसमें हम क्या करेंगे, मुनार्क की पावर को लिमिट कर देंगे, कि मुनार्क जो अपनी मनमर्जी चलाता है, राजा जो अपनी मनमर्जी चलाता है, अब इसकी पावर को लिमिट कर देंगे। ठीक है, इसके लीडर्स कौन कौन थे, मेराबू और एबेसियस। ठीक है, स्पेलिंग याद कर लेना, मैंने फिर बेसिक बताया था आपको, फ्रांस में प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग होती है, तो हमें प्रोनाउंसिएशन पे तो जाना ही नहीं है। तो ये मेराबी जो था ये क्या था, नोबल फैमिली का था। तो जो नोबल फैमिली का आदमी थर्ड स्टेट वालों की मदद कर रहा था। नोबल फैमिली कौन सी स्टेट का हुआ, ये खुद सेकंड स्टेट का था, लेकिन ये समझ चुका था कि ये सिस्टम गलत है और हमें थर्ड स्टेट को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। एबीसीएस ये क्या था, ये प्रीस्ट था। ये कौन सी स्टेट का हुआ, मतलब ये फर्स्ट स्टेट का हुआ, लेकिन फिर भी इसको समझ में आ गया था हमें थर्ड स्टेट की मदद करनी पड़ेगी। इसने एक किताबें लिखी थी, व्हाट इज थर्ड स्टेट। ठीक है, थर्ड स्टेट के बारे में बताया था। तो लीडर्स ये थे। टेनिस कोर्ट मीटिंग इतने में खत्म हो जाती है, आगे की कहानी देखते हैं। अभी तक क्या हुआ था, बस स्टेट जनरल की मीटिंग हुई, वहां पे थर्ड स्टेट गुस्सा हुई, वहां से उन्होंने वॉकआउट किया और उन्होंने टेनिस कोर्ट में अपनी एक मीटिंग रखी। आगे क्या होता है आगे देखते हैं। बट इस टाइम पे ना एक और चीज थी, ये तो अपनी मीटिंग कर रहे थे इस टाइम पे, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में लगे हुए थे, लेकिन फ्रांस की कंडीशन ना बहुत बुरी होती जा रही थी। फ्रांस पूरा टर्मोइल में जा चुका था। क्यों, देखते हैं, हमने पढ़ा था ना इकोनॉमिक कॉज में सब्सिस्टेंस क्राइसिस और ये सारे कॉजेज, तो यही सारे कॉजेज उस वक्त फ्रांस में चल रहे थे। एक तो ठंड बहुत हो गई, ठंड होने से क्या हुआ, हार्वेस्ट बेकार हो गई, बहुत खराब हार्वेस्ट हुई, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अच्छा नहीं हो पाया। जब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अच्छा नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ेगा या घटेगा, ब्रेड कम है, खाने वाले ज्यादा हैं, तो क्या होगा, 1 अनार 100 बीमार, तो प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ गया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई, लोगों के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं रहा। तो जब ऐसा होता था ना, एक और यहाँ पे शॉपकीपर्स ने, जो ब्रेड के शॉपकीपर्स थे, इन्होंने एक और काम शुरू कर दिया था कि ब्रेड होती थी ना तो उसे होर्ड करते थे, उसे इकट्ठा करते थे। अभी आपने देखा होगा जब लॉकडाउन हुआ था, जब भी होर्डिंग चली थी, जब भी बहुत ज्यादा होर्डिंग चली थी मटेरियल्स की, और जो राशन की दुकानें थी उन लोगों ने क्या किया था, एमआरपी से ज्यादा प्राइस पे बेचा था। एमआरपी मान लो 100 है तो सामान को 120 रुपए तक भी बेचा था। तो यही काम शॉपकीपर्स ने करना शुरू कर दिया था, और बहुत लंबी लंबी कतारें लगती थी। तो ऐसा होना शुरू हुआ, तो एक टाइम ऐसा आया कि जो विमेन थी, नॉर्मली क्या होता है विमेन ही सामान खरीदने जाती है, तो जो विमेन थी उनको गुस्सा आना शुरू हुआ और उन्होंने क्या किया, शॉप्स में स्टॉर्म करना शुरू कर दिया, मतलब स्टॉप तोड़नी शुरू कर दी, वहां से सामान लूटना शुरू कर दिया। तो अब यही सब कंडीशंस जब बन रही थी ना, जब ही किंग ने बोला था, जब मैंने कहानी यहां से स्टार्ट करी थी, अगर आपको पिछली क्लास याद हो, कि किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू फ्रांस, यही सब हो रहा था। इतना टर्मोइल में था फ्रांस, इसलिए किंग ने बोला कि भैया हालात खराब है, सेना को बोला पेरिस के अंदर घुस जाओ। पेरिस में घुसती है, रूमर फैलता है, याद है फिर वो वाली कहानी, रूमर फैलता है,
रूमर फैलता है तो लोगों को लगता है यार हम ऐसे तो हार मानेंगे नहीं, हम भी लड़ेंगे, वो आर्म्स ढूंढने शुरू करते हैं, बेस्टिल पे अटैक करते हैं, और यहाँ पे होता है फॉल ऑफ बेस्टिल। तो हमने देखा कि मई में स्टेट जनरल की मीटिंग होती है, जून में टेनिस कोर्ट में मीटिंग होती है, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और फैसला करते हैं वहीं हम तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ड्राफ्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड के अंदर अब नहीं रहेंगे फर्स्ट सेकंड स्टेट के अंदर। और जुलाई में क्या होता है, बेस्टिल फोर्ट गिरा दिया जाता है, बेस्टिल फोर्ट्रेस इज अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय द पीपल। तो एक चेंजिंग पॉइंट होता है, लोगों को लगता है यार जब हम किला ही गिरा चुके हैं, हमने डेस्पोटिक पावर का जो सिंबल था ना किंग की, उसको ही जब हमने निस्तानाबूद कर दिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लोगों में यहाँ से हौसला आना शुरू हुआ होता है। तो हमने ये तो अर्बन फ्रांस की कहानी पढ़ी, ठीक है, स्टेट जनरल की मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जिससे ये कहानी आपके दिमाग में छप जाए। स्टेट जनरल की मीटिंग होती है, थर्ड स्टेट गुस्सा होती है, आगे जाते हैं, थर्ड स्टेट अपनी मीटिंग करती है टेनिस कोर्ट में, कहती है हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। इसी टाइम पे फ्रांस की, अर्बन फ्रांस की और रूरल फ्रांस की, दोनों की कंडीशन बहुत खराब होती है, ये आपने देख लिया। अर्बन फ्रांस में तो बेस्टिल गिरा दिया जाता है, रूरल फ्रांस की भी हालत खराब थी। क्या होता है रूरल फ्रांस में, एक बार दिखाते हैं आपको। रूरल फ्रांस में क्या होता है, एक जैसे अर्बन में एक रूमर फैला था ना, तो यहाँ पे भी रूरल फ्रांस में भी एक रूमर फैल जाता है। क्या होता है, लॉर्ड्स ऑफ मेनोर हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स टू डिस्ट्रॉय राइप क्रॉप्स। अच्छा, मेनोर क्या होता है, मेनोर होता है कि बहुत बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं ना, जहाँ पे नोबलमैन का कोई घर भी हो, ये अपने फार्म्स देते थे किनको, पीजेंट्स को, और इनसे क्या चार्ज करते थे, ड्यूज। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, सेकंड जो क्लास थी नोबिलिटी, वो थर्ड क्लास से ड्यूज चार्ज करती थी। फ्यूडल सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम, जो इंडिया में जिसको जमींदारी सिस्टम बोलते थे, ये वही फ्यूडल सिस्टम फ्रांस में भी चलता था, जमींदारी सिस्टम से याद रख लेना। तो लॉर्ड्स ऑफ मेनोर ने क्या किया, इन फार्म्स के जो ओनर्स थे उन्होंने क्या किया है, ब्रिगेड्स मतलब गुंडे हायर किए हैं कि जिससे राइप क्रॉप्स को खत्म कर दिया जाए। ये एक रूमर फैल गया था कि हम लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने गुंडे भी हायर कर लिए और हमारी क्रॉप्स को बर्बाद कर देंगे। तो ये क्या करते हैं, ये अपने जो इनके पास ये होते हैं ना फावड़े और ये सब, ये इकट्ठे करते हैं और कहते हैं अब हम इन्हीं से लड़ेंगे भाई, ये तो अर्बन में नहीं रहते कि आर्म्स ढूंढे और वहां पे गन के लिए बेस्टल फोर्ट पे अटैक करें, तो ये इन्हीं से अपना काम चलाते हैं और ये इकट्ठे होते हैं। ये क्या करते हैं, अटैक चॉटिक्स, ठीक है, ये इनके घर होते हैं, नोबलमैन जो होते हैं ना, इनके जो बड़े बड़े मैंशंस होते हैं, बड़े बड़े जो घर होते हैं, इनको कहते हैं चैटिक्स। प्रोनाउंसिएशन फिर मैं बता रहा हूँ कुछ भी हो सकती है, वैसे इसका एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए चैटो, ठीक है, चैटो। ये नहीं पढ़ेंगे हम, ये पढ़ा ही नहीं जाता है फ्रेंच में लास्ट में, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्पेलिंग याद करने के लिए कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अटैक किया जाता है, मतलब नोबल मैन की फैमिलीज को, जो नोबल मैन थे, जो नोबिलिटी थी, इनकी फैमिलीज को अटैक किया जाता है पीजेंट्स के द्वारा। और क्या करते हैं, ये मेमोरियल ड्यूज के जो रिकॉर्ड्स थे ना, जो एक चिट्ठा बनाया हुआ था इन्होंने कि तेरा अभी भी 1,000 रुपए बकाया है, तेरा 2,000 रुपए बकाया है, ये सारे रिकॉर्ड्स को जला देते हैं। ये जितने भी नोबिलिटी के रिकॉर्ड्स होते हैं जो ये आगे देते हैं, मतलब जिससे ये अपने खाते रखते हैं कि मुझे किन किन पीजेंट से कितना पैसा, कितना ड्यूज अभी भी लेना है। ये देखो मेमोरियल ड्यूज कहाँ से आया है नाम, मेनोर से, जो इनके इतने बड़े बड़े फार्म्स थे उसके जो रिकॉर्ड्स थे उसको इन्होंने जला दिया कि जिससे इन्हें पैसे ना देने पड़े। और अब क्या होगा भाई, नोबल्स डर गए ऑब्वियसली, इनकी तो हालत खराब हो गई कि यार इन्होंने हम पे अटैक कर दिया, हमारे रिकॉर्ड चला दिया। तो इन्होंने क्या किया, ये भागने शुरू हो गए एंड दे माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। तो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई, थर्ड स्टेट को गुस्सा आया, वो बाहर निकल गई, उसने टेनिस कोर्ट में मीटिंग करी, और इसी टाइम पे फ्रांस के, अर्बन फ्रांस की भी और रूरल फ्रांस की भी हालात बहुत खराब थे। हमने देख लिया, अर्बन फ्रांस में तो बेस्टिल को गिरा दिया जाता है, रूरल फ्रांस में नोबलमैन पर अटैक कर दिया जाता है। तो क्या होगा, राजा क्या खुश होगा या डर जाएगा, तो राजा जी की हालत खराब हो गई। इस बार राजा ने कहा यार ये मेरे फ्रांस में क्या हो रहा है, ये तो मेरे खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है। तो राजा ने क्या किया, इसको कुछ तो मानना पड़ेगा ना, बेचारा इतना डर चुका है कि लोग इतना विद्रोह कर रहे हैं। तो इसने क्या करा, इसने लुई 16, ये लुई 16 ही है, रिकॉग्नाइज नेशनल असेंबली। तो जो लोग टेनिस कोर्ट में जाके मिले थे ना, याद है नेशनल असेंबली क्या थी, ये थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। तो लुई 16 ने रिकॉग्नाइज, ये डर चुका है बुरी तरह, तो ये इसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लिया। नेशनल असेंबली क्या है, थर्ड स्टेट के जो लोग गुस्सा होकर बाहर गए थे और जो टेनिस कोर्ट में मिले थे ना, जिन्होंने कहा था आज से हम नेशनल असेंबली, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, तो इसने मान लिया कि ठीक है भैया तुम नेशनल असेंबली हो, क्योंकि अगर ये नहीं मानेगा तो ये क्या करेंगे, इसी राजा को खत्म कर देंगे, कहेंगे निकल तू फिर यहाँ से फ्रांस से, ठीक है। और इसने क्या कहा, एक्सेप्टेड दैट हिज पावर्स विल बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने मान लिया कि ठीक है नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, मुझे वो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं मान लूंगा, तुम मेरी पावर्स को लिमिट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये डरा बैठा था। तो हमने जुलाई तक की कहानी पढ़ ली थी। अब हम आते हैं अगस्त में, क्या होता है, अगस्त में एक डिक्री पास होती है, कौन पास करता है, नेशनल असेंबली, यही वाली नेशनल असेंबली, थर्ड स्टेट वाली नेशनल असेंबली जो टेनिस कोर्ट में मिली थी।
इसने डिक्री पास करी। डिक्री का क्या मतलब होता है? डिक्री मतलब ऑर्डर होता है। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी तैयार कर रहे हैं, सोचो इन्होंने अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना शुरू किया था जब ये टेनिस कोर्ट में मिले थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो बहुत बड़ा काम है, तो इन्होंने जब तक के लिए ना एक ऑर्डर पास कर दिया। क्या पास किया? एक ऑर्डर पास किया इन्होंने। उसमें क्या किया इन्होंने? एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम ही खत्म कर दिया ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। तो फर्स्ट एस्टेट और जो सेकंड एस्टेट को ड्यूज मिलते थे ना अपने, जो टैक्सेस ये लोग लेते थे, इनको जो प्रिविलेजेस मिली हुई थी, ये इसने खत्म कर दी नेशनल असेंबली ने। इसने कहा भाई अब तुम्हारे टैक्सेस ऑब्लिगेशंस खत्म। क्लर्गी को इसने बोला, क्लर्गी कौन थी? जो रिलीजियस वाली थी। क्लर्गी को इसने बोला कि तुम भी अपनी प्रिविलेजेस को खत्म करो, तुम्हारी कोई प्रिविलेजेस नहीं चलेंगी। जो तुम हमसे जबरदस्ती का टैक्स लेते हो और जो हमसे लैंड लेके रखते हो ना, अब वो प्रिविलेजेस भी नहीं चलेंगी आपकी। टिथिस वाज अबॉलिश्ड। जो ये टैक्स लेते थे ना क्लर्गी, ये भी खत्म हो गया सारी। मतलब देखो जो इनकी प्रिविलेजेस थी हम धीरे धीरे सब खत्म करी जा रही हैं। लैंड्स ओन्ड बाय चर्च कन्फिस्केटेड। मतलब जो चर्च के पास लैंड भी था ना, वो लैंड भी अब थर्ड एस्टेट ने ले लिया कि अब आपकी नहीं मानी जाएगी। थर्ड एस्टेट नहीं बोलूंगा अब मैं, थर्ड एस्टेट की जगह मुझे क्या बोलना चाहिए? नेशनल असेंबली। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड एस्टेट ने नेशनल असेंबली बनाई थी। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया? इनकी लैंड्स को भी कन्फिस्केट कर लिया, रख लिया सरकार की तरह। सरकार ने एक तरीके से रख लिया। अभी सरकार का काम कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। तो माना जाता है इन्होंने लगभग 2 बिलियन लीवर्स जितना प्रॉपर्टी सीज कर ली थी, मतलब हथिया ली थी इनसे, चर्च से और नोबिलिटी से। लगभग 2 बिलियन लीवर्स, बहुत होता है 200 करोड़ बिलियन लीवर, 200 करोड़ लीवर्स। ठीक है, लीवर्स वहां की करेंसी थी अगर याद ना हो तो। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि क्योंकि राजा डर चुका है, अर्बन और रूरल की हालत बहुत खराब है, नेशनल असेंबली एक तरीके से सरकार की तरफ काम कर रही थी, तो राजा डर चुका था। राजा मान गया ठीक है तुम नेशनल असेंबली सरकार की तरह काम करे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाए अपना। अब क्या होता है? फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की से ये क्या बन गई? अब एब्सोल्यूट मोनार्की से क्या बन गई? एब्सोल्यूट मोनार्की से बन गई कॉन्स्टिट्यूशन। एब्सोल्यूट खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया। तो मतलब अब राजा भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी है। कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा राजा को। तो नेशनल असेंबली कंप्लीट्स ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार होता है? 1791। हम अभी कहाँ पे थे? 1789 की कहानी पढ़ रहे थे। 2 साल लग गए इनको एक ड्राफ्ट बनाने में, इतना तो लग ही जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत बड़ा काम है, तो इनको एक ड्राफ्ट तैयार करने में कॉन्स्टिट्यूशन का 2 साल लगते हैं। 1791 में नेशनल असेंबली तैयार कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहले भी पढ़ा था ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे क्यों बना रहे थे? पावर्स ऑफ किंग को लिमिट करने के लिए, इस किंग की पावर को कम करने के लिए। ठीक है, अभी इन्होंने देखो, अभी इस बात पे ध्यान देना, अभी ये किस बात पे सेटल हुआ है नेशनल असेंबली की? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलेगी, किंग भी रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। ठीक है, तो ये किंग की पावर्स को कैसे लिमिट करेंगे देखते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स करके। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे ना सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिया में भी यही होता है। तो मैं आपको ना इंडिया के हिसाब से समझाऊंगा सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे होती है। सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या होता है? एक होती है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ अभी। बाद में कभी जब हम सिविक्स पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे ना, जब पढ़ेंगे इसको कि ये लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी क्या होता है, 8th में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। देखो लेजिस्लेचर क्या होता है? इंडिया का पार्लियामेंट में। इंडिया का एग्जांपल देके आपको फ्रांस की कहानी समझा रहा हूँ अभी। लेजिस्लेचर क्या होता है? जो लॉज को बनाता है। ठीक है, द मेकर्स ऑफ लॉज, जो लॉज को बनाएंगे, ये लॉज को बनाते हैं। पार्लियामेंट जैसे इंडिया में लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? ये लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। ये क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है मेनली। इतना सिंपल नहीं है, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं होता कि एग्जीक्यूटिव कुछ भी लॉज नहीं बनाता, बनाता है, लेकिन मेजरली एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? ये मोदी सरकार जो दिख रही है ना, और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये हमारी नेशनल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये क्या करती है? इन लॉज को इंप्लीमेंट करती है, जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाया है, एग्जीक्यूट करती है, इसलिए इसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और मान लो अगर ये लॉ कोई तोड़ेगा, जो इसने लॉ बनाया, इसने इंप्लीमेंट करा, अगर किसी ने ये लॉ तोड़ दिया तो कौन सजा देगा उसे? जुडिशरी। उसका ध्यान कौन रखेगा? जुडिशरी। तो हमने सेपरेट कर दी ना पावर्स। अब ऐसा तो नहीं हो रहा, पहले क्या होता था एब्सोल्यूट मोनार्की में कि लॉ बनाता भी किंग ही था, एग्जीक्यूट भी किंग ही करवाता था, और अगर कोई उसको तोड़ता था तो फैसला भी किंग ही सुनाता था। हमने सुनी है ना ये बातें, इंडिया में भी मोनार्की में यही होता था। लेकिन हमने अब इसको सेपरेट कर देना है, नेशनल असेंबली इसको सेपरेट करने वाली है, लेजिस्लेचर एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में ये सारे काम। तो द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 आपको समझना पड़ेगा। मैं पहले एक बार बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ये टेक्स्ट बाद में समझाऊंगा, लिखने के लिए भी मटेरियल चाहिए होता है, लेकिन एक बार आपको ना मैं, अब जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था वो कैसे काम करने वाला था, ठीक है, कैसे किंग को कंट्रोल करने वाला था, एक बार हम देखते हैं। तो इसने क्या किया?
लोगों को ना पहले तो दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो थे एक्टिव सिटीजन्स और एक थे पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स का क्या काम था, देवर एंटाइटल्ड टू वोट। एक्टिव सिटीजन्स क्या करते थे, वोट कर सकते थे, ठीक है। ये आगे समझाऊंगा, अभी ये टेक्स्ट में आएगा कि कौन वोट कर सकता था। लगभग 4 मिलियन 40 लाख लोग 28 मिलियन में से कर सकते थे वोट। दूसरे जो इसके अलावा बाकी बचे हुए लोग थे, ये थे पैसिव सिटीजन, इनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं थी, ठीक है। तो 3 मिलियन मैन, विमेन, चिल्ड्रन, यूथ बिलो 25, अभी बताऊंगा ये कंडीशंस आएंगी वोटिंग करने के लिए, क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो क्या होगा, ये एक्टिव सिटीजन जो है ना, ये वोट करेंगे, ये लोग तो वोट भी नहीं करेंगे, एक्टिव सिटीजन वोट करेंगे। इन्होंने वोट करके किसको इलेक्ट किया, इन्होंने किया इलेक्टर्स को इलेक्ट। इन्होंने डायरेक्ट नेशनल असेंबली इलेक्ट नहीं करी, इन्होंने क्या किया, इलेक्टर्स को इलेक्ट किया। अब ये जो 50,000 आदमियों को इन्होंने चुना है, ये क्या करेगी, ये चुनेगी नेशनल असेंबली। इसमें कितने मेंबर्स होंगे, 745 मेंबर्स। पहले एक्टिव सिटीजन इलेक्टर्स को चूज करेंगे, ये इलेक्टर्स नेशनल असेंबली को चूज करेगी। ये नेशनल असेंबली क्या करेगी, कंट्रोल करेगी किंग को। ये क्या करेगी, कंट्रोल करेगी किंग को, इसका कंट्रोल होगा किंग पे, और उसके साथ साथ मिनिस्टर्स पे भी कंट्रोल होगा, समझ रहे हो। मिनिस्टर्स होगी जो सरकार चलाएगी, मिनिस्टर्स होंगे, किंग भी होगा, लेकिन नेशनल असेंबली इन दोनों को कंट्रोल करेगी। अच्छा, एक और चीज है, किंग वीटो दे सकता है। वीटो का क्या मतलब होता है कि इन्होंने मान लो कोई ऑर्डर निकाला कि आज से ये सिस्टम नहीं रहेगा, तो किंग उस फैसले को बिल्कुल पलट सकता है। अगर फैसला यस में निकला है तो किंग क्या कर सकता है, नो में भी कर सकता है, लेकिन काफी हद तक हमने लिमिट कर दी है पावर्स। अच्छा, अगर आप ये सिस्टम देख रहे होगे तो आपको ये सिस्टम काफी कुछ इंडिया की सिस्टम जैसा लग रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे प्रेसिडेंट लिख देना, उसके पास भी वीटो पावर्स होती हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है मिनिस्टर्स को, लेकिन हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। अभी मैं आगे समझाऊंगा इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, ठीक है। और जुडिशरी, जुडिशरी को भी ये एक्टिव सिटीजन ही वोट करेंगे। इंडिया में जुडिशरी इलेक्ट नहीं होती है, वोटिंग से नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, उसमें नेशनल असेंबली का क्या काम था। नेशनल असेंबली को क्या था, पावर टू मेक लॉज। अब लॉज बनाने का काम किसको दे दिया गया था, किंग से छीन के नेशनल असेंबली को दे दिया गया था, जो लेजिस्लेचर की तरह काम करने वाली थी। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, लॉज को बनाना, तो नेशनल असेंबली अब लॉज बनाने वाली थी। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, भाई पहले ये इनको चूज कर रहे हैं, फिर ये नेशनल असेंबली को चूज कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन थोड़ी हुआ कि पूरी जनता अपनी नेशनल असेंबली को चूज नहीं कर रही। मान लो यही जो एक्टिव सिटीजन है, अगर ये ही नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते तो इसको हम क्या कहते, डायरेक्टली इलेक्टेड, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो इसे कह रहे हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। वोटिंग कैसे होने वाली थी, दो कैटेगरी में लोगों को बांटा गया था, मैंने बताया, एक्टिव और पैसिव सिटीजन में। एक्टिव क्या कर सकते थे, वोट कर सकते थे। एक्टिव में कौन कौन लोग थे, आदमी, विमेन नहीं, बच्चे नहीं, सिर्फ आदमी जो 25 साल से ऊपर हैं, और जो टैक्स भरते हैं एटलीस्ट कितना, एक लेबर की 3 दिन की वेज के जितना। मान लो एक लेबर अगर 500 रुपए कमाता है एक दिन में, दिहाड़ी होती है ना, 500-600 रुपए के करीब दिहाड़ी चल रही है जो, तो अगर 500 रुपए कमाता है तो अगर उसकी 3 दिन की कितनी हो गई, 1500 रुपए। तो अगर कोई आदमी टैक्स भरता है 1500 के करीब या उससे ज्यादा, तो ही वो वोट कर सकता है, वरना वो वोट नहीं कर सकता। तो आपको एक और इसमें खामी दिख रही होगी कि विमेन वोट नहीं कर सकती। देखो पैसिव सिटीजन में कौन कौन है जो वोट नहीं कर सकते, तो सारे बचे हुए आदमी, जो गरीब है, जो टैक्स नहीं भरता, एजुकेटेड नहीं है, और सारी विमेन, ये लोग वोट ही नहीं कर सकते थे अभी भी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 का, ये मैंने उसी का पॉलिटिकल सेटअप समझाया है। तो ये कहाँ से शुरू होता था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स। तो इसमें क्या लिखी थी, राइट्स लिखी थी। ये राइट्स क्या थी, ये इनएलिएनेबल राइट्स थी, ऐसी राइट्स जो हम किसी भी आदमी से नहीं छीन सकते, एक आदमी के लिए बेसिक है। इंडिया में इन राइट्स को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये राइट्स कौन कौन सी थी, राइट टू लाइफ की, जीने का अधिकार होना चाहिए, स्पीच का अधिकार होना चाहिए, बोलने का अधिकार मतलब ओपिनियन, मतलब मुझे अपनी सोच रखने का अधिकार होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने हर आदमी इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर आदमी क्राइम करके छुट जाए, गरीब आदमी फंस जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट राइट्स, तो ये किसकी ड्यूटी थी, स्टेट की ड्यूटी थी कि इन राइट्स को बचा के रखे। चलो, तो अभी हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया है, एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म करके क्या बना दी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो राजा तो था, लेकिन मतलब हमने राजा तो नहीं हटाया, मोनार्की तो रही यहाँ पे भी, लेकिन हमने उसका एब्सोल्यूट हटा के कॉन्स्टिट्यूशन फिल कर दिया। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया है। तो एक आदमी था जीन पॉल मराट, ठीक है, इसने एक बात बोली है, हालांकि ये भी बहुत रेडिकल आदमी था, लेकिन एनसीईआरटी ने इसका टेक्स्ट दिया हुआ है, तो बहुत सही बात बोली है इसने। द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग पीपल
गिवन टू रिच। मतलब आपने एक चीज नोट करी, अब ये नेशनल असेंबली जिन लोगों की तैयार हुई थी, नेशनल असेंबली में कौन लोग थे? एजुकेटेड वेल्दी लोग, है ना। तो मैंने आपको याद है कल्चरल कॉज में एक बार समझाया था, मैं आपको एक बार ना बैक करके दिखाता हूँ। मैंने कल्चरल कॉज में समझाया था कि थर्ड एस्टेट जो थी, सॉरी सोशल कॉज में, माय बैड, सोशल कॉज में मैंने आपको समझाया था कि ये जो थर्ड एस्टेट थी कॉमनर्स की, ये लोग हालांकि रिवॉल्ट तो कर रहे हैं सब, लेकिन ना पीजेंट्स का कुछ फायदा होने वाला है ना वर्कर्स का कोई फायदा होने वाला है। असल में फायदा किसका होने वाला है? मिडिल क्लास का। इन लोगों ने पावर कैप्चर कर ली है, इन लोगों के पास अब पावर आ गई है, ठीक है। तो एक चीज हम वापस मराठ ने जो बोला है उस पर आते हैं। मराठ कहता है कि टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग पीपल गिवन टू रिच, सिर्फ अमीर लोग ही रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब गरीब आदमी की कोई वॉइस ही नहीं है। अगर आप गरीब हो, आप अनएजुकेटेड हो, तो मतलब आप अभी भी जो आपकी हालत एब्सोल्यूट मोनार्की के टाइम की थी, लगभग वही हालत आपकी अभी भी चल रही है। द लॉट ऑफ पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय सच पीसफुल मीन्स। तो उसने कहा यार जो आराम से तुम लड़ रहे हो ना, इस तरीके से तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, गरीब लोगों को और जो दबाए गए लोग हैं उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। हियर वी हैव एन एब्सोल्यूट प्रूफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंसेस पावर। अभी भी इंडिया में ये एप्लीकेबल है क्या? वेल्थ इन्फ्लुएंस करती है पावर। हमने देखा है ना, जो आ, नेता जो इलेक्शन लड़ते हैं ज्यादातर उनमें से कौन से नेता सेलेक्ट होते हैं? या तो जिनके पास मनी पावर हो या मसल पावर हो, ठीक है। या तो मनी की पावर, पैसे की ताकत हो, या मसल पावर मतलब गुंडा हो वो खुद ही, और जिसकी बाहुबली हो, जिसकी चलती हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेल्थ ने पावर को इन्फ्लुएंस किया, और जो मिडिल क्लास थी, जो एजुकेटेड और वेल्दी क्लास थी, उन लोगों ने पावर सीज करी, पावर कैप्चर करी। तो अभी तक हमने कहानी पढ़ ली है एब्सोल्यूट मोनार्की से हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। अब इसके बाद हम कौन सी कहानी पढ़ने वाले हैं? कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है, रिपब्लिक की, इस राजा को भी हटाया जाएगा और लोगों का राज आएगा। ठीक है, मैं अभी 5-10 मिनट और पढ़ा के ना जितना कवर हो सकता है करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म ही कर दूँ आपका, ठीक है। फिर कुछ एक हम छोटा सा टेस्ट वगैरह देख लेंगे। टेस्ट मतलब ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे, बट एटलीस्ट आपको आंसर लिखना आ जाए, आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए अगर आप पढ़ रहे हो हमसे तो, ठीक है। तो एनसीईआरटी का थर्ड सेक्शन शुरू करते हैं। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। राजा को खत्म करके अब हम प्रॉपर रिपब्लिक बनने वाले हैं, जैसा इंडिया रिपब्लिक है ना, हम ऐसा रिपब्लिक बनने वाले हैं कि जहाँ पे लोग अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म होगी, रिपब्लिक आएगी। तो हमने देखा था ये राजा बहुत डर गया था जब फ्रांस के हालात खराब थे, तो ये राजा बहुत डर चुका था और इसने कहा कि ठीक है नेशनल असेंबली तुम बना लो अपनी, और तुम कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लो, मैं दोनों को मानूंगा, ठीक है। लेकिन इसने ना, यार इतनी शरीफ तो ये राजा भी नहीं था, मैंने कहा था यार राजा शरीफ था, लेकिन इतना भी शरीफ नहीं था, इतनी जल्दी तो ये मानने वाला नहीं था, क्योंकि उस वक्त हालात इतने खराब थे, इसको मानना पड़ा। इसने क्या किया, चुपके से ना इसने प्रूशिया के किंग से बात करी। तो इसने क्या किया, ही स्टार्टेड सीक्रेट नेगोशिएशंस विद किंग ऑफ प्रूशिया। प्रूशिया वहीं पे एक एक और किंगडम था, एक और साम्राज्य चल रहा था, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग किंगडम था। तो इसने ये इसके पास गया, इसने कहा कि भाई ये ना कुछ गलत हो रहा है मेरे फ्रांस में, मुझे बचा लो, ठीक है। तो आपको क्या लगता है ये इस राजा को क्या मिलेगा इसकी मदद करके? अब एक आप बात सोचो, अगर फ्रांस में कुछ ऐसा मतलब अनसेटलमेंट टर्मोइल चल रहा है और उसके आसपास के जो किंगडम्स हैं जहाँ पे और राजा रहते हैं, तो क्या होगा, ये जब रिवॉल्यूशन फैलेगा तो ये हर जगह जाएगा ना, ऐसा थोड़ी होगा फ्रांस में रह जाएगा। तो ये रिवॉल्यूशन यहाँ पे भी आएगा और यहाँ के किंग्स को भी हटाया जाएगा। तो इस किंग ऑफ प्रूशिया को लगा यार ये बात तो ठीक कर रहा है, मुझे इसकी ना मदद करनी चाहिए। तो रूलर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज वर वरीड टू। तो उन्होंने क्या किया, जो आसपास के राजा थे उन्होंने क्या फैसला लिया कि हम फ्रांस में अपनी सेना भेजेंगे और इसके राज को वापस रिस्टोर करेंगे, उसी में हम लोगों का फायदा है, कहीं रेवोल्यूशन ज्यादा फैल गया तो हम लोगों को भी हटा दिया जाएगा। तो क्या होता है, बिफोर दिस कुड हैपन, इससे पहले, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये रहा प्रूशिया, ये रहा ऑस्ट्रिया। ग्रेट ब्रिटेन से तो खैर फ्रांस का वैसे ही लड़ाई चल रही थी, कभी ग्रेट ब्रिटेन तो उसकी हेल्प करने वाला है नहीं। तो क्या होता है, ये अपनी सेना भेजने के चक्कर में थे यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हो, फ्रांस में अपनी सेना भेजने के चक्कर में थे, लेकिन इससे पहले ये अपनी सेना भेज पाते, अपने ट्रूप्स भेज पाते, क्या हुआ, उल्टा फ्रांस की नेशनल असेंबली ने इनके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही इनको पता चला ना कि ये प्लानिंग कर रहा है हमारे देश का राजा, तो इन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली ने वोट किया और वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ठीक है। तो क्या होता है, पीपल फ्रॉम फ्रेंच प्रोविंसेस ज्वाइंड आर्मी। तो फ्रांस में जितने भी प्रोविंसेस थे ना, एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। फ्रांस में जितने भी प्रोविंसेस थे, इन लोगों ने क्या किया, ये लोग सारे
सेना में भर्ती होना शुरू हो गए। इन्होंने कहा भाई हम लड़ाई लड़ेंगे ऑस्ट्रिया के खिलाफ और प्रूशिया के खिलाफ, और जितने भी राजा हम लोगों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन्होंने इसको वॉर की तरह देखा था, वॉर अगेंस्ट द किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑफ ऑल यूरोप। इन्होंने इसको यूरोप के राजाओं की तरह, मतलब राजाओं के खिलाफ वॉर की तरह देखा था, ठीक है। तो पीपल सैंग मर्सेलेस, ये अब क्या है, नेशनल एंथम है फ्रांस का। ये मर्सेले से एक जगह है, वहां से लोग निकले थे और उन्होंने गाना गाना शुरू किया। तो मर्सेले से निकले हुए लोगों का जो गाना गाया था वही नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का, उसका नाम है मर्सेलेस, ठीक है। अगेन प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है, स्पेलिंग से मतलब होना चाहिए हमें। तो अच्छा एक बात बताओ, जब फ्रांस के जो आदमी है जब वो वॉर लड़ने चले गए तो औरतों को क्या करना पड़ेगा? अब औरतों को देखना पड़ेगा कि कैसे अपना घर चलाएं, ठीक है। घर चलाने का काम किस पे आ गया? औरतों पे। तो इकोनॉमिक डिफिकल्टी फिर से लोग औरतों के लिए वापस आ चुकी है, ठीक है। तो देखते हैं 1792, एक्चुअली 1791 होना चाहिए। पॉलिटिकल राइट्स किसको दिए गए थे? पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ रिचर सेक्शन को दिए गए थे। तो इसलिए लोगों को समझ में आया कि भाई रिवॉल्यूशन अभी खत्म नहीं होना चाहिए, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन अभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ अमीर लोगों को पॉलिटिकल अथॉरिटी मिली है। नेशनल असेंबली जो बनी है वो सिर्फ अमीर लोगों से बनी है। तो हमें अभी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म करना, मतलब सॉरी खत्म नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यू करना पड़ेगा और इसको गरीब लोगों तक भी पहुंचाना पड़ेगा। गरीब लोगों को भी पॉलिटिकल पावर देनी पड़ेगी। पीपल अग्रीड दैट रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड, ठीक है। तो इस टाइम पे ना बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स आ जाते हैं। पॉलिटिकल क्लब्स क्या होते हैं? ये क्या करते थे, गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब इन्होंने ना क्लब बना लिया। क्लब नहीं बना लेते जैसे, मतलब मान लो 100-200 लोगों का क्लब हो गया, उससे ज्यादा लोगों को क्लब हो गया। वहां पे क्या डिस्कस करते थे? गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करते थे और प्लान करते थे अपने खुद के एक्शन। तो ये क्या प्लान करते थे? इनको ये लगता था कि अगर हम पावर में आएंगे तो हमें ऐसा सेटअप बनाना चाहिए जहाँ पे लोग चुनेंगे, टॉप जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, ऐसे ऐसे इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू करी। उनमें से मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लब कौन सा था? उसमें सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लब था जैकोबिन क्लब, ठीक है। इसका नाम कहाँ से आया था? कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब पेरिस के। ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है, जैकोबिन क्लब सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लब था, ठीक है। तो अब एक बार जैकोबिन क्लब जल्दी से 2-3 मिनट में देख लेते हैं क्या था। जैकोबिन क्लब क्या थे? लोग थे, लोगों ने मिलकर एक क्लब बनाया हुआ था। उसमें कौन कौन लोग थे? ये जो मेंबर्स थे उसके कौन थे? ये थे लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो गरीब थे ना, जो ज्यादा वेल्दी और एजुकेटेड लोग नहीं थे, वो इस क्लब के मेंबर्स थे। तो देखो, स्मॉल शॉपकीपर्स, ये लोग इसके मेंबर बनते थे, या फिर आर्टिसंस जो शू मेकिंग मतलब मोची का काम करते थे, या कुक्स थे, सर्वेंट थे, डेली वेज वर्कर्स थे, जो लेबर थे, वो लोग इसके मेंबर बनते थे। इसके लीडर का क्या नाम था? मैक्स मिलियन रॉबेस्पियर। ये नाम याद रखना, ये आगे जाकर देखना इतना आतंक फैलाने वाला है कि आप भी हैरान रह जाओगे। तो मैक्स मिलियन रॉबेस्पियर इसका लीडर था जैकोबिन क्लब का, ठीक है। अच्छा, इसकी ना बड़ी पिक्यूलियर सी ड्रेस होती थी, बड़ी अजीब सी ड्रेस होती थी इनकी जैकोबिन क्लब की। अपने राइट साइड में एक आदमी देखो, जैकोबिन क्लब का आदमी खड़ा हुआ है, इसने कैसी ट्राउजर पहनी हुई है? लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर, ट्राउजर्स दिख रही है ना, धारियां बनी हुई है इसकी ट्राउजर्स पे, धारियां दिख रही है ना। तो ये स्ट्रिप वाली लंबी ट्राउजर्स पहनते थे, जैसे डॉक वर्कर्स पहनते हैं ना, वैसी पहनते थे। तो ऐसा नहीं था कि बस ये जबरदस्ती पहन रहे थे, इसके पीछे कोई मोटिव था। ये अपने आप को अलग करना चाहते थे, किन से? नोबल से। अच्छा, नोबल क्या, कैसे कैसे कपड़े पहनते थे? ये नी ब्रीचर्स पहनते थे। जो नोबल थे, नी ब्रीचर का क्या मतलब होता है? नी तक की पैंट होती थी उन लोगों की, ऐसी पैंट होती थी। और अगर आपने देखी हो फोटोज तो वो इतने लंबे लंबे जूते पहनते थे, देखा है कभी? इतने लंबे लंबे जूते पहनते थे। उसको कहते थे नी ब्रीचर्स। जो ऐसी ट्राउजर होती थी उसको कहते थे नी ब्रीचर्स। लेकिन उन्होंने कहा हम ऐसी नहीं पहनेंगे, हम अपने खुद की ड्रेस बनाएंगे जो आप लोगों से हमको अलग करेगी। ये ट्राउजर्स क्या सिंबलाइज करती थी? ये इक्वालिटी को सिंबलाइज करती थी। और ये एक और चीज को सिंबलाइज करती थी, ये नोबल मैन को ना मैसेज देती थी नोबल्स को कि भाई तुम लोगों के हुए दिन पूरे, अब हम लोगों का राज आने वाला है, तुम लोगों ने हम पे बहुत अत्याचार कर लिए। ट्राउजर्स, ये ड्रेस याद रखना, कई बार पूछा जाता है ये ड्रेस कोड इनका ऐसा क्यों था, ठीक है। तो ट्राउजर्स आपने देख ली, ट्राउजर्स रिप्रेजेंट करती थी इक्वालिटी को। रेड कैप, ये कैप क्या रिप्रेजेंट करती थी? ये रेड कैप रिप्रेजेंट करती थी लिबर्टी को। अगर आपको याद हो, फर्स्ट लेक्चर में मेरी पहली स्लाइड थी कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं। हमारे इंडिया के प्रियम्बल में ये वर्ड्स आते हैं, आइडियल्स आते हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। तो ये उन्हीं आइडियल्स को सिंबलाइज करते थे इनके कपड़े। ट्राउजर, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स क्या सिंबलाइज करते थे? इक्वालिटी। और ये क्या सिंबलाइज करती थी? लिबर्टी, ठीक है। और इनको क्या बोलते थे? इनका नाम क्या रखा है? मतलब इनको जब कॉमन लोग बुलाने लग गए तो इनको क्या बुलाते थे? सैंस पिलोटस। क्या बुलाते थे? सैंस पिलोटस।
इसका एग्जैक्टली मीनिंग, मतलब लिटरल मीनिंग क्या होता है इसका? मतलब होता है विदाउट नी ब्रीचर्स। जो ऐसे नी ब्रीचर्स नहीं पहनते हैं जो लोग, नोबल वाले, उनको कहते हैं सैंस पिलेटेस। मतलब जैकोबियन क्लब के मेंबर्स तो कहलाने, ये क्या कहलाने लग गए? सैंस पिलेटेस। ठीक है, अभी तक लेक्चर खत्म करते हैं। हमारा जैकोबियन क्लब भी खत्म हो गया है। अब इसके बाद आएगा रेन ऑफ टेरर। क्या आएगा? रेन। हम देखेंगे, देखो जो हम ये पढ़ रहे थे ना, जैकोबियन क्लब, इसका जो रॉबेस्पियर लीडर है और जैकोबियन क्लब मिलके पावर को सीज करेंगे, पावर को सीज करेंगे। अब ये लोग पावर को कैप्चर करेंगे। नेशनल असेंबली ने जैसे कैप्चर करा था, अब ये क्या करेंगे? अब जैकोबियन क्लब पावर कैप्चर करेगा। और देखो, सोचो, मतलब इतने नॉर्मल लोगों से बना हुआ एक क्लब पावर कैप्चर करेगा और एक नॉर्मल सा आदमी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर पावर को सीज कर लेगा। अच्छा, आप इसको रिलेट कर पा रहे हो? कभी ऐसा हुआ है? अभी दिल्ली में कुछ टाइम पहले हुआ था ना ऐसा। अरविंद केजरीवाल कहते थे ना, बहुत कॉमन सा आदमी है, बहुत कॉमन सा आदमी है, कभी पावर में नहीं आ सकते। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी पावर सीज करी दिल्ली की, इतनी जल्दी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, तो लोगों ने इनको इतना हेविली वोट किया कि 67 आउट ऑफ 70 सीट्स इनको मिली थी। तो ऐसे ही जैकोबिन क्लब भी पावर में आएगा, लेकिन जैकोबिन क्लब कोई बहुत अच्छा रूल नहीं करेगा। हम देखेंगे, इसको कहेंगे हम रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर मतलब खतरा, खतरा जो होता है ना, मतलब बहुत 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 सारे लोगों को इसमें मारा जाएगा। और ये अलग अलग तरीके से अब देखेंगे हम, ये कैसे रेन ऑफ टेरर से अब हम वापस जाएंगे हम रिपब्लिक की तरफ। ये पूरा एक बार हम देखेंगे। ठीक है, आप अपने डाउट्स vtgyan.com पे रजिस्टर कर सकते हैं या हमको मेल भी कर सकते हैं। ये वाला नंबर आपका होगा, ये ऑफिशियल नंबर है हमारी vteach का, इस पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन एंड करें। थैंक यू फॉर अटेंडिंग।